नमस्कार, मैं अभय रंजन। आप देख रहे हैं लाइव विथ अमियो। हमारे साथ आज जो गेस्ट है उनका परिचय का कोई आवश्यकता नहीं है। वो लगभग 27 देशों में काम कर रहे हैं और गांधी पीस फाउंडेशन का जो एकता परिषद का भी वो फाउंडर है और खुद एक गांधीवादी है जो पीस में बिलीव करते हैं। सबसे बड़ा बात है वो विश्व में शांति प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं और आम लोगों के लिए ही हमेशा काम करते हैं। तो इसीलिए उनका परिचय का कोई दरकार नहीं है। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। मैडम नमस्ते। उनके साथ भी है उनका जो धर्मपत्नी है जिल्ली, अ, वो भी साथ में है। और सबसे बड़ा बात है कि दोनों साथ में मिलके ही सारे देश में काम कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कैसे शांति प्रतिष्ठा किया जाए। और एक खुशखबरी भी है। अभी जापान टोक्यो में वो सेकंड इंडियन है जो पीस अवार्ड उनको मिलने जा रहा है। वो भी एक खुशी का बात है। पहले तो बधाई हो सर थैंक यू, आपको। थैंक यू, थैंक यू। टोक्यो में ये अवार्ड के लिए आप इंडिया में शायद सेकंड पर्सन है आपको थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सॉरी थर्ड तीसरा पर्सन है आपको जो ये अवार्ड मिलने जा रहे हैं। पहले बताइए ये अवार्ड आपको मिल क्यों रहा है? हाँ, ये अवार्ड है निवानो पीस प्राइज और ये 40वां है। इसके पीछे यही है कि जो लोग समाज में अहिंसा और शांति को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, उस प्रयास के लिए हर साल एक प्राइज देते हैं। इस बार मेरा चयन तो है एक विशेष संदर्भ में है कि मैं अहिंसा और शांति की बात तो कर रहा हूं, लेकिन न्यायपूर्ण समाज की बात भी कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जस्टिस के बिना पीस का कोई मतलब नहीं है। आप डंडे से भी शांति ला सकते हैं, बंदूक दिखा के भी शांति ला सकते हैं। शांति अपने आप में कोई महत्व नहीं रखेगा अगर वो न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था से नहीं उभरी हो। तो इस बार मेरा चयन किया तो उस काम के लिए मैंने पिछले कई वर्षों में आदिवासियों के बीच, गरीबों के बीच एक न्यायपूर्ण समाज की संघर्ष कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि उससे परमानेंट शांति कायम किया जा सकता है, सस्टेनेबल शांति कायम किया जा सकता है। तो जब फोन आया तो मुझे ही आश्चर्य हुआ कि मैं कोई आध्यात्मिक काम करने वाला गुरु तो नहीं हूं, लेकिन न्यायपूर्ण शांति की काम करने वाला व्यक्ति हूं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, लेकिन अभी भी आप बोल रहे हैं कि अशांत है और हर देश में शांति लाना भी जरूरी है। और आदिवासी का साथ मिलकर आप आदिवासी लोगों के लिए जो पिछड़ा जो रहते हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। मैंने देश आजादी का अमृत महोत्सव एक तरफ है, एक तरफ पे आप शांति का बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। बिल्कुल, इसलिए कि मैं स्वयं भी प्रत्यक्ष हिंसा को खत्म करने का बहुत काम किया है, चंबल घाटी के डाकुओं का, नागालैंड में शांति लाने का वगैरह। लेकिन मैं धीरे धीरे ये समझने लगा, ये प्रत्यक्ष हिंसा जो है वो अप्रत्यक्ष हिंसा का रिजल्ट है। अगर अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय, अत्याचार, शोषण सब चलता रहेगा देश में, तो फिर प्रत्यक्ष अहिंसा संभव नहीं है। कि अहिंसा अगर आना है ऊपर, तो उसके लिए नीचे से उसको बिल्ड करना जरूरी है। जैसे पेड़ नीचे से उड़ता है और मकान नीचे से उड़ता है, बच्चा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अभी सिर्फ भारत में मैं देखता हूं कि सब कुछ ऊपर से नीचे की ओर है। शांति लाना तो ऊपर आप पुलिस और आर्मी को तैयार करेंगे, गवर्नेंस करना हो तो आप ऊपर से सब कुछ तय करेंगे, गांव वाले एकदम भिखमंगा बन के खड़े रहेंगे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए। ये गवर्नेंस सिस्टम में एक खराबी है। गवर्नेंस सिस्टम में खराबी होगा तो वो अंततः कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, उस कॉन्फ्लिक्ट से फिर हिंसा होगी। तो मैं चाहता हूं कि पूरे गवर्नेंस सिस्टम को ही हम उल्टा करें, नीचे से ऊपर की ओर जाएं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि आप अंतिम व्यक्ति को न्याय देने का काम पहले करो, ताकि समाज में सर्वोदय आएगा। अंत्योदय से सर्वोदय की बात की उन्होंने। तो मुझे लगता है कि हमारे जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, इसमें सब में एक समझ बनाने की जरूरत है। नहीं तो 75 वर्ष खाली मनाने से कोई चीज बदलती नहीं है। मनाना तो एक बात है कि हम गांधी जयंती भी मनाते हैं, 75 वर्ष भी मना लेंगे, लेकिन जरूरी है कि क्या हम जिनको मना रहे हैं उस समय हम ये सोच रहे हैं कि नीचे क्या हो रहा है, गांव गांव में क्या हो रहा है। देश के गांव को सुंदर बनाए बिना, गांव को स्वावलंबी बनाए बिना, गांव के अंदर स्वाभिमान पैदा किए बिना आप ऊपर से अगर गवर्नेंस चलाएंगे तो उससे 75 वर्ष मनाना कोई सही मनाना होगा ऐसा मैं नहीं मानता। तो उसको समझ के साथ मनाने की जरूरत है 75 वर्ष। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि
मनाना जरूर है, लेकिन मनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति को महसूस हो मैं भारत में जन्म लिया हूं तो मेरा इज्जत है इस देश में। अगर मैं धक्का खा रहा हूं, मैं बेरोजगार हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, फिर आप बार बार मेरे से कहिए कि तुम जोर से कहो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तकरीबन 27 देशों में आप काम कर रहे हैं। भारत और वो देश में अंतर क्या है? क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? इसी कुछ देशों में कुछ देशों में लोग ये रियलाइज़ करने लगे हैं कि स्थिति बदलना चाहिए। अब जैसे स्वीडन में देखिए आप, वहाँ बच्चे खड़े हो गए हैं जलवायु प्रदूषण के विरोध में। वो कहता है कि इस प्रकार के विकास से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वो फ्राइडे फॉर फ्यूचर करके 4 दिन स्कूल जाते हैं, 1 दिन सब बच्चे बाहर खड़े हो जाते हैं। लाखों बच्चे बाहर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नीति निर्णय करने वाले लोग, जो सरकार चलाने वाले लोग, ये जलवायु प्रदूषण खत्म करो। इस प्रकार आप भौगोलिकरण के चक्कर में तेल बढ़ा रहे हैं, तेल का खपत बढ़ा रहे हैं, गाड़ियों को ज्यादा चला रहे हैं और न्यूक्लियर वेपन पैदा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं इस प्रकार की दुनिया में हम नहीं जीना चाहते। तो बच्चे तैयार हो रहे हैं नए दुनिया के निर्माण के लिए। कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली क्या हुआ कि वहाँ के नेता लोगों को समझ में आ गया कि आदिवासियों के साथ हमने बहुत अन्याय किया है, इसलिए वे लोग पब्लिकली माफी मांग रहे हैं। कनाडा में भी मांगा है, जिल का देश है कनाडा, वहाँ भी प्रधानमंत्री ने आदिवासियों से कहा हमसे मैंने आप लोगों के साथ बहुत अन्याय किया, हम लोगों ने, माफ कर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा। स्विट्जरलैंड जैसे देश में आप जाएंगे तो वहाँ लोग कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स को अपना फुल टाइम काम नहीं मानते, हम रोजगार करते हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम बैंक मैनेजर हैं, हम अपने कमाई तो नौकरी से करता है। पॉलिटिक्स तो हम सेवा के लिए कर रहा है, लोगों की सेवा के लिए। हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स फुल टाइम कर दिया आपने, इसी से कमाना है, तो सब कमाने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे देशों में उदाहरण है, अगर सीखना चाहें कि विकेंद्रीकरण क्या हो सकता है, आप स्विट्जरलैंड से सीख सकते। भारत को अभी सीखना चाहिए। भारत को कई जगह से सीखना चाहिए, लेकिन भारत से लोगों को क्या सीखना चाहिए? अहिंसा की बात सीखनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि भारत को कोई चीज एक्सपोर्ट करना है तो भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी और महात्मा गांधी को एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ने हमको सिखाया है अहिंसा के द्वारा ही एक सही रचना होगी, सही प्रकार के देश की कल्पना की जा सकती है। तो बाकी देशों में हिंसा बहुत बढ़ रहा है, बेरोजगारी के कारण बढ़ रहा है और जमीन हड़पने के कारण बढ़ रहा है। जैसे कोलंबिया जैसे देश में माफिया इतना ज्यादा है कि वो सारे गरीबों का जमीन हड़प लिया है। तो वहाँ लोग कहते हैं कि हमको शांति का पाठ पढ़ाओ, तो वहाँ जाते हैं तो शांति का ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, शांति कैसे लाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हमसे आगे बहुत लोग हैं और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमसे ज्यादा लोग हैं, लेकिन अहिंसा के मामले में हमसे ज्यादा आगे कोई नहीं है। तो भारत देश को अपने देश में तो अहिंसा को फैलाना ही फैलाना है, किसी के साथ हिंसा नहीं करना है और उस सब्जेक्ट को एक्सपोर्ट भी करना, सब देश में पहुंचाना है। का जो आप बता रहे हैं, भारत तो हो सकता है सबसे आगे है और ये भी मानना चाहिए। आगे था वही हम पूछने वाले, आगे नहीं है। लेकिन अभी के टाइम में आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स में भी हिंसा हो रहा है, सब जगह इंडस्ट्री में भी हिंसा हो रहा है। आप जो जमीन जंगल का बात कर रहे हैं और आदिवासी का कोलंबिया का जो उदाहरण आप दिए, तो यहाँ पर भी उस तरह। इसलिए अभी जो मैं महिलाओं का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म करके आए, वहाँ क्या क्या सुना हमने। छोटे छोटे बच्चे गर्भवती हो रहे हैं, 10 साल के 15 साल के बच्चे गर्भवती हो रहे हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है। गांव गांव में सिंगल मदर वाला मामला जो है, पता नहीं किसने उनके साथ शोषण किया होगा, वो भाग गया, लेकिन अभी बच्चों को पालने के लिए वो बाध्य हो रहा है। दारू का भट्टी गांव गांव में हो रहा है। गरीबों का जमीन बिना कुछ बात किए। हम आपको बता रहे हैं सुंदरगढ़ में सबसे ज्यादा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस है आप बता रहे हैं, तो मैं वो भी माइनर गर्ल का। एक्जैक्टली। तो जब आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा, बिलो 18 ईयर, 13, 14, 12। तो एक तरफ बहनों के साथ और समाज के साथ अन्याय हो रहा है, दूसरी तरफ जमीन के साथ हो रहा है। जल जंगल जमीन को किस प्रकार पोल्यूट किया है, मैं गांव में जाकर देखा। एक बहन ने मेरे से कहा, मैं अपने बच्चे को एक कोर खिलाता हूं तो दूसरे कोर में ऐसे रखता हूं, नहीं तो ये काला हो जाएगा। दूसरे कोर खिलाने के पहले इतने पोल्यूशन है वहां, उनका सारा मकान काला है, उनके पूरे खेत काला है, कपड़ा काला है, बाहर कपड़ा सुखा नहीं सकते। तो औद्योगिकरण के नाम से
और विकास के नाम से हमने गांव को बर्बाद किया है। और कोई अगर विरोध करता है तो उसको देशद्रोही साबित कर लेते हैं, उसको विकास विरोधी साबित कर लेते हैं और उनको तंग करते हम लोगों हैं। का उद्योगपति के लोगों का भी कहना है, जो संविधानिक व्यवस्था है, जो नियम है, हम इन लोगों ने उसी के आधार पर इंडस्ट्री बैठा रहे हैं। नहीं हम लोगों बैठाया, के पास सारे परमिशन है। नहीं बिठाया है, क्योंकि आप देखो 5वीं अनुसूची का इलाका है आपका, तो 5वीं अनुसूची में आदिवासियों से के जमीन लेते समय उनका अनुमति होना जरूरी है। कितने आदिवासियों ने दस्तखत किया होगा? अगर किया होगा तो आपने जबरदस्ती कराया होगा, अंगूठा लगवाया होगा दारू पिला के और ताकत दिखा के, डंडा दिखा के। क्योंकि मैं बहुत सारे इलाके में अध्ययन किया हूँ, विरोध करने वाले लोगों को भगा देते हैं और साथ देने वाले लोगों को पंडाल में बिठा के कहलवा देते हैं कि अच्छा हम इंडस्ट्री के पक्ष में हैं। फिर गांव-गांव में ऐसे लोगों को भेजते हैं कि वो डरा सकते हैं, दारू पिला सकते हैं, दस्तखत ले सकता है। इसके लिए और एक चीज जिम्मेदार वही लोगों का आदिवासी नेता, जो उभरते हुए आदिवासी नेता, जो लोगों का लीडिंग करना चाहिए। जो मान लीजिए किसका एजुकेशन ज्यादा है, वो कई कुछ पढ़ा लिखा लोग आए और उन्हीं लोगों का आदिवासी लड़का लोगों पढ़ा लिख के बड़ा हुआ है, तो वही लोगों को लीडिंग करना चाहिए। लेकिन वो लोगों तो मिल जाते हैं, हम कई जगह पर देखे हैं, उद्योगपति का साथ और सरकार का साथ, सबका साथ वो लोगों भी मिल जाते हैं। सी जब किसी देश का एस्पिरेशन जो अभिलाषा जो है कमाने का हो जाता है, न्याय का नहीं होता, न्याय का नहीं, शांति का नहीं, एक ही लक्ष्य है, पैसा है। क्योंकि हम समझ गए हैं पैसा बनाने से, पद प्राप्त करने से समाज में सम्मान होगा। सम्मान सबकी आवश्यकता है ना, सम्मान चाहिए, तो पैसे से, पद से ही सम्मान मिलेगा तो सब उसी रास्ते में भागेगा। अगर त्याग से सम्मान मिलेगा, त्याग करने से, नम्र होने से, महात्मा गांधी को तो कोई पद और पैसे के कारण सम्मान नहीं मिला है, ना भगवान बुद्ध को मिला है, त्याग से मिला है। तो हमने अपना जो सही रास्ता है उसको छोड़ के पद और पैसा ही सम्मान का रास्ता बना लिया। हमारे युवा पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि त्याग का महत्व है। इसलिए मानसिकता जब आप पूरे देश का बना देता है और उसी को उदाहरण देता है कि कितने मिलियनर है देश में उसका लिस्ट बनाते हो, इतने करोड़पति उसका लिस्ट बनाते हो, कितने त्याग करने वाले उसका लिस्ट तो नहीं बनाते हैं, कितने सज्जन है उसका लिस्ट तो नहीं बनाते, क्योंकि हमने एक गलत रास्ते पर अपने युवाओं को डाल दिया है। तो वो सब उसी एम्बिशन में है कि हमको नौकरी कहाँ मिलेगा, घूस ज्यादा सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा। क्योंकि नैतिक मूल्य खत्म करके पैसे के रास्ते पर हमने ही अपने बच्चों को भेजा है और वो उस रास्ते पर चल पड़ा है। तो उनको लगता है कि गांव से कब भाग के चला जाए, कहीं एक अच्छा नौकरी मिल जाए तो फिर हम उसे कमा लेंगे और गांव में आकर जमीन खरीद लेंगे। कई सारे किताब आप लिखे हैं, आपका सबसे अच्छा किताब कौन सा? मैंने जो आखिर में मेरा जो किताब पब्लिश हुआ है, मेरे बारे में जो किताब पब्लिश हुआ है वो 700 पेज का है और वो जर्मनी का एक विद्वान ने लिखा है। उसका नाम है कि स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड पीस है, वो 3000 रुपये उसका दाम है, कोई बहुत ज्यादा लोग पढ़ेगा नहीं। लेकिन मैंने जो स्वयं लिखा है, जिसको जिल ने एडिट किया है, वो है ए जर्नी थ्रू द अदर इंडिया, दूसरे भारत से यात्रा। मैं साल भर पूरे देश में यात्रा करता रहा, एक दिन भी रुका नहीं, साल भर यात्रा किया, 350 दिन, 800 जन संगठनों के साथ संवाद किया और बहुत सारे गांवों में भ्रमण किया, बहुत सारे संघर्षों को भ्रमण किया। उसके बाद मैंने कहा कि ये दूसरा इंडिया एकदम भिन्न है। वो जो इंडिया की बात आप कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता कि आप कह रहे हैं कि इंडिया चमक रहा है, इंडिया तो एकदम बड़ा हो गया है, इंडिया दुनिया का गुरु है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं वो इंडिया देख रहा हूँ जहाँ लोग निस्सहाय है, जो लोग परेशान है, पलायन कर रहा है और पता नहीं कल क्या होगा, भय में जी रहा है, वो इंडिया में देख रहा हूँ। तो उस पर मैंने किताब लिखा है, हर प्रांत का वर्णन है उसमें, उड़ीसा का भी है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे है, उसके बाद मैं मैडम से भी बात करूंगा। आपको लग रहा है आपका जो कोशिश है वो कितना सफल होगा? एक ही रास्ता मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मैं जब युवाओं से बात करता हूं तो उनको जल्दी मेरी बात समझ में आ जाता है। कल जैसे प्रशिक्षण में आप देख लेते, लोग रोने लगे जब गांव के हालात पर चर्चा हुई। तो मेरे साथ जब 25,000 लोग दिल्ली तक यात्रा करते हैं, 1 लाख लोग मेरे साथ यात्रा करते हैं, वो कोई किराए का लोग नहीं है, समझ के आने वाले लोग हैं। और ये सब लोग एक मुट्ठी अनाज, 1 रुपया इकट्ठा करता है रोज इस आंदोलन के लिए। तो मुझे लगता है कि गांव के लोगों को मेरी बात बहुत जल्दी समझ में आता है। शहर के लोग भी समझने लगे हैं धीरे धीरे, शहर के युवाओं को भी लगता है ये आदमी सही कह रहा है, ये कोई भारत विरोध में बात नहीं कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है। तो लेकिन
हम लोग अकेले कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नेतृत्व करने वाले लोग इस भाषा को लेके गांव-गांव में पहुंचे, क्योंकि गांव के लोग किसी की प्रतीक्षा में बैठे हैं। कोई आएगा हमको बचाने के लिए इस प्रतीक्षा में बैठे हैं। अब कोई गांधी तो रहा नहीं। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारे लोग हो जाएं गांव की ओर जाने वाले, तो उनको भी विश्वास आएगा, वो खड़े होंगे, तो उससे फिर देश में बदलाव यानी आएगा। हर गांव के लिए गांधी पैदा होना जरूरी होना चाहिए, हर गांव में एक गांधी चाहिए, तभी जाकर ये देश ठीक होगा। एक है। गांधी से धन्यवाद होगा सर। नहीं। मैडम आपसे कुछ सवाल है मेरा। सर जैसे आपका हिंदी में आपको कंफर्टेबल है ना? थोड़ा 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 ठीक है सर। जैसे जस्ट मेरे नाम जिल हैरिस। मैं एक इंटरनेशनल गांधी इंस्टीट्यूट फॉर नॉन वायलेंस एंड पीस चलाते हैं। ये मादुराई में, तमिलनाडु में। सो मैं यहाँ रहते हैं और ये मेरी दृष्टि है ना, ये गांधी का सिद्धांत लेके जाते बाहर का। तो मैं बहुत सीख लिया यहाँ और मुझे मालूम ये बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स ना, क्योंकि मैं सर के साथ बहुत यात्रा किया पिछले 25 साल। लेकिन आजकल ये क्लाइमेट क्राइसिस के दौरान मुझे विश्वास है गांधी एक समाधान जवाब है, जवाब जवाब है। भी देते हैं ये दुनिया। और सो हम कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू किया। एक ही प्रोजेक्ट पीस एजुकेशन, बहुत स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ ना, और गांधीवादी गांधी सिद्धांत थोड़ा रीइंट्रोड्यूस किया। और बहुत इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि मैं कनाडा से आई हूँ। मैं कॉलेज भी कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने बात करते हैं और गांधी के ऊपर बात करते हैं। लोगों को बता रहा क्यों एक लोग कनाडा से आए, एक फॉरेनर भी सिखाते हैं गांधीवादी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा प्रोजेक्ट नॉन वायलेंट इकोनॉमी, हम थोड़े देखते कैसे छोटा जैसे ये आदिवासी क्षेत्र में कैसे लोगों को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लोकल इकोनॉमी बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये बाग गाय नहीं है, ये रहते हैं, रहना था उनका गाँव। तो ये अलग अलग छोटे प्रोजेक्ट्स और हम गांधी नॉन वायलेंट इंस्टीट्यूट वुमेन एम्पावरमेंट का ऊपर भी काम महिला सशक्तिकरण करते हैं। और हम जैसे खत्म हो गया एक मीटिंग ना, ये 40 महिलाएं महिला सो ये एक पर्सनल सवाल है, सर का साथ इंटरेक्शन का हुआ आपका? पर्सनल इंटरेक्शन कभी कभी मुश्किल है क्योंकि पब्लिक लाइफ जैसे। कब मिले पूछ रहे हैं? कब मिले? जी बहुत बहुत साल पहले 95 में, 93 बहुत पहले 93 में मिले। जिल यूनाइटेड नेशन के माध्यम से भारत आए थे काम करने के लिए। फिर वो यूनाइटेड नेशन छोड़ के फिर वो खुद ही साउथ साउथ सॉलिडारिटी करके एक संगठन बनाया, जो ये बता रहे हैं कि यूरोप से अमेरिका से सीखने के बदले अफ्रीका से सीखो, एशिया से सीखो, लैटिन अमेरिका से सीखो, क्योंकि ये तुम्हारे बराबर के लोग हैं, उनसे सीखो। तो वो संस्था उन्होंने शुरू किया था। उस समय हम लोग साथ साथ काम किए, फिर शादी हो गया, साथ हो गया। अभी साथ ही सोशल वर्क और साथ में घूमते हैं, साथ में करते हैं काम। ये अच्छा है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। थैंक यू धन्यवाद सर, आपके कीमती समय के लिए। आप सुन रहे थे जो पीवी राजगोपाल जो हमारे साथ बात कर रहे थे और गांधी शांति का वार्ता वो दे रहे थे। उनको तो खुद पता नहीं कब ये सारा चीज सुधरेगा, लेकिन ये लोग उनका लड़ाई जारी है। और ये उम्मीद है कि वो जो वार्ता लेके जा रहे हैं गांव-गांव में और शहर में और जहां भी जा रहे हैं, उनको लोग समझे
और अहिंसा एक माध्यम है जो माध्यम से हर चीज को जीता जा सकता है। ये जो सोच है हर किसी में ये सोच आए। इसी चीज के लिए वो अभी पुरस्कृत होने जा रहे हैं टोक्यो में और खूब जल्दी वो भी पुरस्कार पाएंगे। इनके लिए हम उनको बधाई भी देते हैं और इनका काम आगे जारी रहे, उनको शुभकामनाएं है हमारे तरफ से। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Very good interview. थैंक यू मैडम।